Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, welcome to lecture number 25 on advanced topics in change management. जैसा कि आपको याद है कि लेक्चर नंबर 24 में हमने ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर और डिज़ाइन ऑप्शंस के बारे में बात की थी, और हमने ये कहा था कि कभी कभार ऑर्गेनाइजेशंस को जो चेंजिंग एनवायरनमेंट के मुताबिक अपने कल्चर में भी चेंज लाने की ज़रूरत पड़ती है, और वो अगर अपने कल्चर में चेंज लेकर ना आए तो शायद चीज़ों को या उनके डिज़ाइन को चेंज करना इतना आसान नहीं होता, और बज़ाते ख़ुद कल्चर को चेंज करना एक इंतहाई मुश्किल काम है। ठीक है, क्योंकि लोग जिस कल्चर में काम करने के आदी हो चुके होते हैं या जिस ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के आदी होते हैं उसमें चेंज को आसानी से कबूल नहीं करते। तो आज हम एक एग्जाम्पल की मदद से देखेंगे या एक केस स्टडी की मदद से देखेंगे कि वहाँ पे उन्होंने ओवर द इयर्स चेंज की क्यों ज़रूरत पेश आई, और पर्टिकुलरली जो एक कल्चर था उसने उस चेंज को कैसे रेजिस्ट किया। तो आज की जो केस स्टडी जो हम स्टडी करेंगे दैट्स अबाउट टेक्नोलॉजी कमर्शलाइजेशन एट मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल। अब देखिए, मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल के बारे में या MGH के बारे में एक केस स्टडी है। सबसे पहले दो चीज़ों को जो है वो देखना बड़ा ज़रूरी है कि बेसिकली जो MGH है या मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल जो है उसके मिशन एंड गोल्स क्या थे, एंड देन जो चेंजिंग एनवायरनमेंट थी उसके मुताबिक वहाँ पे कल्चर को चेंज करने की ज़रूरत, जब वहाँ पे किस तरह चेंज को इनकॉर्पोरेट करने की ज़रूरत पेश आई, और कल्चर ने उस चेंज पे कैसे रेजिस्टेंस जो है वो पेश की। तो देखिए, जो मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल जो है बेसिकली उनकी मिशन स्टेटमेंट क्या है। मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल की मिशन स्टेटमेंट है टू प्रोवाइड द हाईएस्ट क्वालिटी केयर टू इंडिविजुअल्स and to the local and distance communities we serve, to advance care through excellence in biomedical research, and to educate future academic and practice leaders of the healthcare professionals. ये है MGH की मिशन स्टेटमेंट। अब देखिए, ये MGH की मिशन स्टेटमेंट के बाद जो है हम देखना चाहते हैं कि वो किस किस्म की एनवायरनमेंट थी जहाँ पे MGH जो है वो ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, और हमने देखा कि MGH की बेसिक मिशन स्टेटमेंट का मकसद क्या था कि इंसानियत की खिदमत करना। ठीक है, इस किस्म की रिसर्च को सपोर्ट करना जिससे कि इंसानियत की भलाई हो। ठीक है, जब लोगों की भलाई हो, जब मेडिकल साइंस तरक्की करे। ठीक है, अब देखिए एनवायरनमेंट किस तरह चेंज हो रही थी। अब MGH जो है बहुत पुराना हॉस्पिटल है, क्योंकि 18वीं सदी का एस्टेब्लिश्ड है। ठीक है, लेकिन 2004 में जो है जहाँ पे ये बेसिकली मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल जो है ये बॉस्टन के एरिया में लाई करता है। ठीक है, इन 2004 द ग्रेटर बॉस्टन एरिया वाज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द प्रीएमिनेंट सेंटर्स ऑफ बायोमेडिकल एक्टिविटी इन द वर्ल्ड। ठीक है, द एरिया बोस्टेड several prominent universities including Harvard, MIT, Boston University, Brandeis and Tufts, in addition to several world-class hospitals including the MGH, BWH, the Children's Hospital of Boston, the Dana-Farber Cancer Institute and many others. There were also numerous biotechnology companies, many of which were spawned by academic researchers from these institutions. And recognizing the vibrant nature of the local biomedical community and to be closer to MIT and Harvard and its affiliate hospitals, large pharmaceutical companies such as Merck and Novartis had recently decided to shift substantial segments of their research operations to the Boston area. देखिए, यहाँ पे हम बेसिकली इस चीज़ का जायज़ा ले रहे हैं कि वो एनवायरनमेंट किस किस्म की है, जहाँ पे कि 2004 में वो एनवायरनमेंट के क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं जिनमें बेसिकली मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल जो है ऑपरेट कर रहा है। अब देखिए 2004 में अब मैसाचुसेट्स का जो हॉस्पिटल था
جو کہ بoston کے ایریا میں لائے کرتا ہے. وہاں پہ انوائرمنٹ جو ہے وہ کس قسم کی ہے کہ وہاں پہ بایو ٹیکنالوجی اور بایو میڈیکل ریسرچ پہ بہت زیادہ ایمفیسس ہے. اور کیونکہ اس ایریا میں ورلڈ ریناؤنڈ جو ہے یونیورسٹیز لائے کرتی لائک MIT, بoston, ہارورڈ, ٹھیک ہے, برینڈس اینڈ ٹفٹس, یہ ساری ورلڈ ریناؤنڈ یونیورسٹیز بoston کے ایریا میں ہی لائے کرتی تھی. ٹھیک ہے. اینڈ اگین دوسرا جو امپورٹنٹ ایسپیکٹ کیا تھا کہ وہاں پہ ورلڈ ریناؤنڈ ہاسپٹلز بھی سچویٹڈ ہیں. فار ایگزامپل MGH, BWH چلڈرن ہاسپٹل آف بoston اینڈ کینسر انسٹیٹیوٹ. ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ سے ایک ایسی انوائرمنٹ تھی کہ جہاں پہ ریسرچ پہ بہت زیادہ ایمفیسس تھا, کیونکہ ہائیلی کوالیفائڈ ایکڈیمکس جو تھے وہ بھی اویلیبل تھے. ٹھیک ہے. ہائیلی کوالیفائڈ جو ایکڈیمک اسٹاف تھا وہ بھی اس ایریا میں جو ریسرچرز تھے ان کی بھی کمی نہیں تھی, وہ بھی اویلیبل تھے. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جو ہے وہ نہ صرف ایک یونیورسٹی کی انوائرمنٹ تھی یا ریسرچ کی انوائرمنٹ تھی, بلکہ جو دنیا کی ٹاپ میڈیکل کمپنیز تھیں انہوں نے بھی اپنے ریسرچ کی جو فیسلٹیز تھی اس ایریا میں لوکیٹ کرنا شروع کر دی تھیں. ٹھیک ہے. اس انوائرمنٹ کی وجہ سے, اکیڈیمک انوائرمنٹ کی وجہ سے, جس میں کہ فار ایگزامپل مرک ہے, نوورائٹس ہے, انہوں نے یہاں پہ اپنے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سینٹرز قائم کرنا شروع کر دیے تھے. یہ اس قسم کی انوائرمنٹ میں اب دیکھیں انوائرمنٹ چینج ہو رہی ہے جہاں پہ فارماسیوٹیکل کمپنیز جو ہیں وہ ریسرچ میں انوالو ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے. انوائرمنٹ کس قسم کی چینج ہو رہی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ فارماسیوٹیکل کمپنیز جو ہیں وہ ریسرچ میں انوالو ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے. ایٹ دی سیم ٹائم جو MGH ہے اس کی جو ہے وہ مشن سٹیٹمنٹ کیا ہے کہ to provide highest quality care to individuals and to the local and distant communities they serve, to advance care through excellence in biomedical research, and to educate future academic and practice leaders of the healthcare professions. اب دیکھیں وہ کہتے ہیں after a busy day, فرانسس ٹونی گوزو جو ہے وہ اس کو ایک نئے ڈپارٹمنٹ کا انچارج بنایا گیا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے ذمہ یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ جو چینجنگ انوائرمنٹ اس کے مطابق MGH کا جو کلچر ہے اس کو جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں ان کو چینج کرنے کی کوشش کرے. ٹھیک ہے. اب یہ جو فرانسس ٹونی گوزو صاحب جو ہیں, جو یہ صاحبہ ہیں, یہ ہمیں بتا رہی ہیں کہ MGH کے اپنے آفس میں بیٹھے وہ سوچ رہی ہیں کہ میٹنگ کی تیاری کر رہی, اور ان کی زبانی ہم یہ ساری کیس اسٹڈی جو ہے یہ ہمیں پڑھنے کو مل رہی ہے. ٹھیک ہے. اور ہم دیکھتے ہیں وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ انہوں نے کلچر کو چینج کرنے کے لیے ان کو کس طرح کی ایفرٹس کرنے کی ضرورت پیش آئی. ٹھیک ہے. ہم دیکھیے وہ کہتے ہیں کہ لائک مینی ناٹ فار پروفٹ میڈیکل ریسرچ اسٹیبلشمنٹس, her hospital commercial activities had expanded enormously in recent years, and the demands on her office have grown very much. In 2003, with a staff of only 22, her group had negotiated more than 100 technology license agreements, up from 32 the previous year, facilitated the creation of 7 new companies, received 33 million in sponsored research income, and 46 million in license and royalty income, and put together dozens of agreements covering consulting arrangements, confidentiality, and the transfer of research materials. But all this activity was now creating tensions. دیکھیے وہ کہتے ہیں جی کہ ان کے ڈپارٹمنٹ نے بڑی کامیابی سے جو ہے وہ کچھ ریسرچ گرانٹس کی ارینجمنٹ کی. ٹھیک ہے. ٹیکنالوجی لائسنس ایگریمنٹس کی. ٹھیک ہے. اور ایک بڑی تعداد میں جو ہے وہ اسپانسرڈ ریسرچ جو تھی اس کے لیے انکم جنریٹ کی. ٹھیک ہے. لیکن اس ساری ایکٹیویٹی کے باوجود یہ جو ایکٹیویٹی تھی اٹ واز کریٹنگ سم ٹینشنز. ٹھیک ہے. ہاؤ ایگزیکٹلی ڈیڈ کمرشلائزیشن آف ہاسپٹل انوویشنز فٹ ود دی ہاسپٹل براڈر ایمز. اب وہ کہہ رہی ہیں کہ دیکھیے کہ ہاؤ ایگزیکٹلی یہ جو کمرشلائزیشن آف ہاسپٹل انوویشنز ہے, ہاؤ ڈز اٹ فٹس ود دی براڈر ایمز, and what role was her group expected to play? Did the hospital conflict of interest rules inhibit innovation? Could they be changed? Should her group
overarching aim be simply to raise as much money as possible for research, or perhaps to speed innovations to market for the benefit of patients or help researchers? Were all these aims in harmony with one another, or if not, which should dominate? She hoped the upcoming meeting would address these issues, but what should she herself propose? देखिए वहाँ पे अब टेंशन क्या रेज हो रही है कि बेसिकली जो MGH जो है उसका काम क्या है कि वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर वो जो वहाँ पे जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स है, जो नई मेडिकल टेक्नोलॉजी इन्वेंट हो रही है, जो नई ड्रग्स मार्ज़े वजूद में आ रही हैं, तो क्या उनको कमर्शलाइज करना जो है वो MGH के जो मिशन स्टेटमेंट है या MGH का जो पर्पस है या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं उनसे मैच करती है ये चीज़ या नहीं? क्या उनको कमर्शलाइजेशन पे तवज्जो देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? क्या ये उनके एम्स, उनके ऑब्जेक्टिव्स और उनके पर्पस और उनकी मिशन स्टेटमेंट और ये जो कमर्शलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी है या कमर्शलाइजेशन ऑफ न्यू ड्रग्स है, क्या ये आपस में ये चीज़ें क्लैश करती हैं या नहीं करती? तो दिस थिंग क्रिएटेड अ टेंशन. ठीक है, अब देखिए MGH का जो है हॉस्पिटल की हिस्ट्री और मिशन के बारे में क्या हमें बताती है ये केस स्टडी. गवर्नमेंट फंडिंग फॉर MGH रिसर्च इन द लाइफ साइंसेज had more than tripled since 1990, but the hospital's endowment, many believe, needed to be enlarged to help stabilize the institution's precarious dependence on external grants. As revenues from licenses and royalties had increased, Tony Gozu saw that some within the MGH community looked to her office as an additional revenue source, albeit one that could not be counted on. Established as a corporation in 1811, the Massachusetts General Hospital was the largest and oldest hospital in New England. Its stated missions were to improve patient care, teach medicine, and understand disease. By 2004, it had grown to become the largest non-governmental employer in Boston, employing more than 16,000 people. It employed 2,900 nursing staff and 3,700 member medical staff, including physicians, dentists, psychologists, residents and fellows. देखिए ये जो हॉस्पिटल जो था ये 1811 में, जो 1811 में एस्टेब्लिश किया गया था एज अ कॉर्पोरेशन and is one of the most largest and the oldest hospital in New England. ठीक है, इसके मिशंस क्या हैं? इसके स्टेटेड मिशंस वर टू इम्प्रूव patient care, teach medicine, and understand disease. By 2004, it had grown to become the largest non-governmental employer in Boston. Employing more than 16,000 people, it employed 2,900 nursing staff and 3,700 member medical staff, including physicians, dentists, psychologists, residents, and fellows. In March 1994, the MGH had joined with Brigham and Women's Hospital, BWH, another prominent hospital in Boston, to form the Partners Healthcare System. अब देखिए 1994 में कोई 2 सदियों बाद उन्होंने जॉइंट वेंचर कर लिया, उन्होंने जो है पार्टनरशिप कर ली विद वुमेन हॉस्पिटल, और इट बिकेम वन ऑफ द प्रोमिनेंट हॉस्पिटल, जो अनदर प्रोमिनेंट हॉस्पिटल इन बॉस्टन, to form the Partners Healthcare System, which aimed to deliver integrated healthcare to eastern Massachusetts. Between 1994 and 2004, in addition to 2 founding institutions, the Partner System grew to include several other specialty and community hospitals in the greater Boston area. Patient care. Since its inception, the MGH had been a world leader in patient care innovation. The beginnings of anesthesia could be traced to MGH, where the first use of ether took place in 1846. देखिए अब हमें थोड़ा सा बता रहा है कि जी देखिए कि पेशेंट केयर पे MGH का बहुत ज़्यादा फोकस था, और पर्टिकुलरली हमें बता रहे हैं कि बहुत सारी जो हिस्टोरिकली ब्रेक थ्रूज हैं मेडिसिन में, उसमें MGH का एक मेजर रोल है. देखिए वो कहते हैं फॉर एग्जांपल, anesthesia
की beginning भी could be traced to MGH, where the first use of ether took place in 1846. An MGH physician made the first X-ray in US in 1896, 30 days after the technique was first demonstrated in Europe. And in 1905, the MGH was the first hospital to create a social service department to help patients with non-medical issues arising from illness or injury. By 2004, the MGH was a world-renowned medical center that offers sophisticated diagnostic and therapeutic care in most medical and surgical specialties and subspecialties. Each year, approximately 40,000 inpatients were admitted to 868-bed medical center, and the hospital handled more than 1.2 million outpatient visits at its main campus and its 4 health centers in the greater Boston area. US News and World Report repeatedly ranked the MGH as one of the country's best hospitals, counting it among the top 4 nationwide for 5 consecutive years. अब देखिए हमें बताया जा रहा है कि MGH जो है एक वर्ल्ड रिनाउंड हॉस्पिटल है और वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल्स इन यूएस है, और हमें भी बताया जा रहा है कि लाइक मैनी मेडिकल इनोवेशंस लाइक यूज ऑफ एनास्थीसिया, एक्सरेज एंड सोशल केयर इन hospital that can be credited to MGH. अब देखिए एजुकेशन पे उनकी क्या emphasis थी. The MGH was also the oldest and largest teaching hospital of Harvard Medical School. Most of the hospital's active staff physicians held faculty appointments at Harvard. In 2004, Partners Healthcare, through the Brigham and Women's in MGH, offer residency and fellowship program in adult and pediatric advanced specialties and subspecialties. The MGH was also affiliated with other teaching hospitals in the greater Boston area, and some affiliates provided training for healthcare specialties in nursing, physical therapy, and medical imaging. Continuing medical education for physicians were available through accredited courses offered in conjunction with the Harvard Medical School Department of Continuing Education. Most investigators at MGH, however, were not paid for their teaching duties. ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं बता रहा है कि हार्वर्ड जो है वो इसके साथ एसोसिएटेड यूनिवर्सिटी थी. MGH जो है वो हार्वर्ड का बेसिकली मेडिकल स्कूल के साथ अटैच था हॉस्पिटल, और यहाँ पे बहुत सारी स्पेशलिटीज़ में लोगों को मेडिसिन टीच की जाती थी. ठीक है, लेकिन और बहुत सारे जो डॉक्टर्स जो MGH में काम करते थे, दे आल्सो हेल्ड फैकल्टी पोजीशंस एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, लेकिन उसके लिए उनको कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं की जाती थी. अब रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी क्या कंट्रीब्यूशंस हैं. जो रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से हार्वर्ड इस MGH की क्या एनवायरनमेंट थी, ये अभी हम देखते हैं कि केस स्टडी हमें इस बारे में क्या बताती है. The MGH was also one of the first hospitals in the US to conduct research. Its cancer research program, for example, began in 1925 when the institution opened the first hospital tumor clinic. By 2004, it operated the largest hospital-based research program in the world, with more than $400 million in research revenues. Its parent organization, the Partners Healthcare System, booked $559 million in direct research revenue for 2003, a 15.5% increase over 2002. देखिए हमें वो बता रहा है कि यहाँ पे रिसर्च पे भी बहुत ज़्यादा एम्फेसिस था, और कोई 1925 से जो हॉस्पिटल जो था उसमें रिसर्च के प्रोग्राम्स शुरू किए गए थे. पर्टिकुलरली कैंसर रिसर्च जो है वो 1925 से की जा रही थी MGH में. ठीक है, और यहाँ पे वो कह रहे हैं कि देखिए कि वो आपका अमाउंट जो है वो कहता है जी कि अराउंड अबाउट $559 मिलियन जो थे वो 2003 में रिसर्च पे स्पेंड किए जा रहे थे. One measure of the research activity at the hospital was the growth in the amount of laboratory space dedicated to researchers.
Following construction of well-manned research building on the hospital's main campus and a 400,000 square foot research facility at the nearby Charlestown Navy Yard in 1988, research space had grown to nearly 800,000 square feet by 2002. In 2004, the hospital was constructing another new research building on its main campus, which would house 4 multidisciplinary initiatives in bioengineering and regenerative medicine, integrative and computational biology, physiology, genomics and human genetics. देखिए यहाँ पे हमें बता रहे हैं कि और बहुत सारे जो थे शोबे उनमें इस हॉस्पिटल में रिसर्च की जाती थी. In 2004, approximately 400 principal investigators in 5 major research centers and hospital departments undertook basic biomedical research. Full-time employees included 653 research fellows and more than 4,000 additional part-time or full-time professional or technical staff were affiliated with nationally renowned institutions. तो इससे हमें बेसिकली यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या प्रोवाइड की जा रही है, हमें बताया जा रहा है कि रिसर्च कल्चर जो था वो MBS की जो थी रूटीन्स उनका पार्ट था. ठीक है, अब हमें बताया जा रहा है कि इसमें फंडिंग के क्या सिलसिले थे, फंडिंग पे क्या कंस्ट्रेंट्स थे. तो ग्रोइंग डिमांड फॉर फंडिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बताया जा रहा है. देखिए, बिटवीन 1919 एंड 2003 direct and indirect research spending at MGH grew 271%. The hospital received more funds from National Institute of Health (NIH) than any other independent US hospital. Unlike its sister institution, the Brigham and Women enjoyed NIH grant approval rates well above the national average. As biomedical research was becoming increasingly expensive, the hospital research activities were not fully able to cover the expense. Additional funds were needed from other sources each year. In the past, funds from clinical operations contributed to the stability of research operations. Such support was made possible because research outlays had been comparatively small and margins on clinical activities were healthy. In 1993, for instance, an estimated $20 million of clinical revenues were used to cover research costs. Through the 1990s, however, margins from clinical activities shrank as pharmaceutical companies shifted clinical trials to less costly institutions, at the same time as the demand for research funding mushroomed. देखिए, हमें बता रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रिसर्च फंड्स पे कंस्ट्रेंट्स आ रहे थे. वो कंस्ट्रेंट्स क्यों आ रहे थे? क्योंकि फार्मास्यूटिकल कंपनीज थी उन्होंने अपनी उन जगह पे और इंस्टीट्यूट्स जो कि लेस एक्सपेंसिव थे एज कम्पेयर टू मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल, उनको चूज करना शुरू कर दिया था जहाँ पे वो बेसिक मेडिकल रिसर्च के लिए फंडिंग प्रोवाइड कर रहे थे. मोreover, unlike universities, MGH ran entirely on soft money. That is, most investigators at MGH were entirely dependent for their salary and research support on grants from external sources. Research grants paid for partial laboratory overhead costs, the cost of equipment, as well as the salaries of researchers and laboratory technicians. अब देखिए, वो कह रहे हैं कि दूसरी यूनिवर्सिटियों के बरक्स MGH में जो रिसर्च की एक्टिविटी थी वो इन्हीं सॉफ्ट लोन्स पे सारी की सारी डिपेंड करती थी और इन्हीं रिसर्च ग्रांट्स की मदद से जो ठीक है वो एक्सटर्नल सोर्सेज से जो उनको रिसर्च ग्रांट्स मिलती थी उन्हीं की मदद से लेबॉर्ट्री ओवरहेड कॉस्ट भी की जाती थी, इक्विपमेंट खरीदा जाता था, एज वेल एज जो रिसर्चर्स जो थे और लेबॉर्ट्री टेक्नीशियंस जो थे उनकी सैलरीज भी इन्हीं रिसर्च ग्रांट से पे की जाती थी. जॉन पॉट्स, former chief of medicine at MGH, explained, "Big, powerful clinical departments were the grunters of the rainy day needs of research groups. Now they have no endowment and are struggling to make ends meet. They can't take money from the nursing budgets to protect scientists." Richard Bringhurst, senior VP of Medical Services at MGH, added, "Now if a grant doesn't come through for a group, they cannot meet their payroll needs for 6 to 9 months and the group may be broken up. That can be tragic." अब अगर ग्रांट नहीं मिलती तो पॉसिबली जो एक रिसर्च ग्रुप है उसको शायद ख़त्म करना पड़े. ठीक है, जो उस एक पर्टिकुलर फील्ड में वो रिसर्च मज़ीद पॉसिबल नहीं थी. Thus, it is research activities has grown
the MGH had become increasingly vulnerable to fluctuations in NIH funding levels. Bringhurst laminated, the amount of money we had to cover lapse in grant support is less than 1% of annual funding. There is no safety net, although some bridge funding could be offered to help investigators who lost grant support. Such funds were modest and typically insufficient to support staff that have been hired on grant money. The lack of funds also had impact on hospital recruiting activities. While it could draw on the excellence of its clinical studies to recruit the best clinicians, it was harder to recruit faculty in basic scientific research, since MGH did not have a tenure system that guaranteed salaries and did not provide a start-up funds, as universities typically did. अब देखिए यहाँ पे हमें वो कह रहा है कि प्रॉब्लम क्या थी कि अगर ये सॉफ्ट लोन्स में थोड़ी सी भी फ्लक्चुएशन आती तो ना सिर्फ जो रिसर्च ग्रुप जिसकी की ग्रांट बंद हो गई थी, ठीक है, उसको सपोर्ट करना फर्दर पॉसिबल नहीं होता था, इसके साथ साथ नए रिसर्चर्स को रिक्रूट करने में भी प्रॉब्लम्स पेश आ रही थी, ठीक है, क्योंकि वो टोटली जो है वो रिसर्च ग्रांट्स के बेस पे उन रिसर्चर्स को रिक्रूट किया जाता था, ठीक है. Our recently completed partners 5-year strategic plan on research recognized the problem, noting the need to provide basic science researchers with greater infrastructure and startup funds in the future. Such efforts, it was envisioned, would enable MGH to compete more effectively with universities for top-notch candidates. To finance all these efforts, individual departments at MGH looked to technology transfer along with philanthropy and industry relationships as source of funds. अब इस रिसर्च फंड्स की कमी को दूर करने के लिए जो इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स ने MGH में, उन्होंने सोचा कि क्यों ना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इंडस्ट्री रिलेशनशिप्स पे फोकस किया जाए. तो अब हमें बताया जाता है थोड़ा सा कि जी के केस स्टडी अब हमें बताती है कि MGH और इंडस्ट्री रिलेशनशिप्स कैसे इवॉल्व हुई. Prior to 1977, MGH had little interaction with industry. In 1977, however, the MGH recruited a staff lawyer who had also been patent attorney, Guthrie, to draft a patent policy. Guthrie soon became responsible for hospital nascent technology transfer program. In 1979, MGH formalized its technology transfer program by creating the Office of Technology Affairs, OTA. Although the hospital had cooperated with companies such as Centocor and DuPont, which sought access to MGH faculty and their research, most of these agreements were small. During these early years, Guthrie also crafted the institution policy on consulting agreements and with his staff of 2 assisted investigators in filing patents and negotiating agreements with private sector. The hospital's first large agreement, approximately $1 million in research funding per year from Johnson & Johnson, was initiated in 1979. It immediately generated concern with the hospital staff over the appropriate forum and levels of relationship with the for-profit industry. Concern exploded into override controversy. However, with the hospital landmark 1981 agreement with Hoist offered more than $70 million over 10 years to finance a new department of molecular biology in return for exclusive rights to any patents that emerged from the sponsored research. For Hoist, the agreement provided a window into cutting-edge research and access to first-class molecular biology department where its own scientists could be trained. The company also anticipated that inventions resulting from the agreement would translate into products. At MGH, the creation of the department reflected a commitment to basic scientific research. Although the agreement had been carefully vetted with MGH to ensure that academic prerogatives, including rights to publish, were not compromised and had been reviewed by NIH before it was signed, cries of protest erupted when the agreement was made public. Some scientists denounced the agreement outright, and subsequent congressional hearings voiced concern about a foreign company benefiting from US government-funded research. At NIH, review eventually found
the agreement to be acceptable. देखिए अब यहाँ पे हमें वो बता रहा है कि वहाँ पे रिसर्च कल्चर शुरू कैसे हुआ कि 1979 में जॉनसन्स एंड जॉनसन्स जो थी वो पहली फार्मास्यूटिकल कंपनी थी जिसने उनको एक $1 मिलियन की ग्रांट दी. लेकिन ब्रेक थ्रू कब हुआ? जब 1981 में हॉयस्ट ने उनको $70 मिलियन की ग्रांट दी ओवर दी नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए, और ताकि वो एक नया डिपार्टमेंट ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है वो स्टैब्लिश कर सकें. हॉयस्ट को क्या फ़ायदा था कि उसको लीडिंग एज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी साइंटिस्ट वहाँ पे काम करने थे. उन्होंने जो लीडिंग एज साइंटिस्ट ने उसने काम करना था वहाँ पे, और उसको मौका मिला कि अपने साइंटिस्ट को भी वहाँ पे ट्रेन करा सके उनके साथ. एंड देन अगेन जितने भी वहाँ से जो पेटेंट्स, नई ड्रग्स या नई टेक्नोलॉजी जो कि इन्वेंट होनी थी, उस पर पेटेंट राइट हॉयस्ट के होने थे. ठीक है. और MGH को क्या फ़ायदा हुआ कि उनकी जो एक कमिटमेंट थी कि वो बेसिक साइंटिफिक रिसर्च पे फोकस करेंगे, वो उन्होंने अपनी उस कमिटमेंट को जो है उसको पूरा करने के लिए एक फंडिंग का बंदोबस्त कर सके. While the initial terms of agreement stipulated the Hoist, later Avantis, would be sole funding source for the department, over time other external sources were accepted. Later the company support evolved further as it chose to sponsor research programs in specific laboratories on ad hoc basis. Throughout the OTA, worked closely with the company whenever a potentially commercial discovery was reported, and Hoist was then free to decide if it wanted to file a patent. At MGH, the Hoist funding enabled key discoveries by Brian Seed, an investigator in the molecular biology department, that were important to development of Enbrel, a best-selling drug for rheumatoid arthritis and other related diseases. देखिए वो कहते हैं जी कि हॉयस्ट को जो सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ कि एक ड्रग उनके इन्वेस्टिगेटर ने, MGH के इन्वेस्टिगेटर ने, ब्रायन सीड ने जो है वो डिस्कवर की, दैट रिजल्टेड इन एनब्रिल विच इज़ द बेस्ट सेलिंग ड्रग फॉर रेमाटॉइड आर्थराइटिस, और उससे रिलेटेड जो डिजीज है उनकी ट्रीटमेंट के लिए दिस इज कंसिडर्ड टू बी अ बेस्ट ड्रग. The Hoist funding was partially beneficial for scientists here because it provided a stream of unrestricted funds, which effectively meant that we didn't have to apply for grants. That's a huge advantage. It was especially beneficial for me. A lot of my work, in particular in the early phases, involved technology development, which is not looked upon with favor by the study sections of the grant review panels of the NIH. So I would have had much harder time had I not had industrial funding. अब यहाँ पे जो साइंटिस्ट है वो कहता है जी कि हाइस्ट की मदद से जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के जो अर्ली फेजेस है उसमें वी वर एबल टू हैव अनरिस्ट्रिक्टेड फंड्स. ठीक है. और हमें फंडिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, जो कि शायद NIH के सिलसिले में, या अगर NIH अगर हमें ये फंड्स देता तो इट वुड बी मच हार्डर टू कैप्चर दोज फंड्स. देखिए हमें बताया जा रहा है कि इंडस्ट्री फंडिंग का जो है वो हॉस्पिटल को क्या फ़ायदा था कि अनरिस्ट्रिक्टेड फंड्स अवेलेबल थे और साइंटिस्ट को किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ी थी फंडिंग के सिलसिले में या टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए. ठीक है. The agreement with Hoist Avantis ended in 2000. While some within the company regarded the agreement as a failure, Seed, who had also trained Hoist scientists, was adamant that MGH had met all the requirements of agreement. Hoist funded research at MGH had resulted in products, and Seed maintained that royalties alone that the company had received from Enbrel had more than compensated for funds Hoist contributed to MGH. Later, Hoist agreement served as a blueprint for subsequent agreements, including a 1989 agreement with Japanese cosmetic company Shiseido. This multi-year, multi-million dollar agreement initiated by Dermatology Department Chair John Parrish funded the creation of the Cutaneous Biology Research Center at MGH. Shiseido, a formal influence of our research directions, was limited to an advisory role, and scientific board would oversee the new center. In return, Shiseido would enjoy first rights to any patents resulting from sponsored research, as well as providing research funding at a time when federal support was being reduced. The agreement added 35 new research positions at MGH.
Slated to end in March 2006, the agreement had brought in $150 million in research support and yielded several significant products for Shiseido. अब देखिए यहाँ पे हमें मज़ीद बता रहा है कि उन पहले तजर्बों के बाद मज़ीद उन्होंने कामयाब एग्रीमेंट्स विद इंडस्ट्री साइन किए. By the late 1980s, industry-sponsored research had grown from 3% in 1976 to more than 30% of total MGH research funding. By the mid-1990s, the MGH possessed 4 of the 6 largest industrial sponsorships of academic biomedical research in the US. But the 1990s also saw a shift in emphasis towards licensing and startups. Large industry-sponsored agreements were becoming scarce. Academic researchers were now more willing to work for pharmaceutical and biotechnology companies and for large companies. Sponsoring scientific research projects at academic institutions made more sense than long-term broad-based agreements. By mid to late 1990s, the MGH itself held patents on several products, but royalties were small, Guthrie recalled. Some people believed we were doing something wrong and perhaps not marketing our discoveries aggressively enough. People began to feel they weren't getting enough return on their research investment dollar. And because we led the pack in NIH funding, they thought that if we held equity and more startup based on our research, we should be getting more money from industry. Others felt institutions suffer from hubris. People here saw Berkeley and Columbia making money from licenses, and there was a question as to why we weren't making $50 million a year, noted some senior administrator. He recalled a dichotomy between expectations of faculty regarding what the OTA could and should do, and they were actually capable of, and what they were actually capable of. Though the 1990s, there was also a growing awareness among junior investigators of commercial applications of their research and interest in startups and technology licensing. Guthrie recalled many came after doing postdocs and PhDs in labs where patents were filed, equity taken, and their experience was different. The result was a more aggressive emphasis on licensing and startups at MGH. देखिए यहाँ पे हमें वो ये बता रहा है कि देखिए कि 1990s में अब एनवायरनमेंट बिल्कुल चेंज हो रही थी और बहुत सारे जो लोग जो कि MGH में काम करते थे उनकी ये ख्वाहिश थी कि जी के रिसर्च से जो अगर पैसे बनाने का मौका मिल सकता है तो रिसर्च से पैसे बनाने चाहिए. ठीक है, रिसर्च से अगर जो है वो 50 मिलियन a year कोलंबिया और बर्कले बना रहे हैं तो हमें भी बनाना चाहिए. ठीक है, और बहुत सारे जो यंग रिसर्चर्स जो MGH ज्वाइन करते थे, जिन लैब्स में वो ट्रेन हुए थे, वहाँ पे उनको जो एक्सपीरियंस जो था वो ये था कि उनकी जो इन्वेंशंस हैं या उनके जो टेक्नोलॉजी नए इनोवेशंस हैं उनके लिए पेटेंट्स फाइल किए जाते हैं और दे गेट अ शेयर इन द इक्विटी. अब देखिए कॉर्पोरेट स्पॉन्सर्ड रिसर्च एंड लाइसेंसिंग के बारे में हमें कुछ बताया जा रहा है. In 2001, Francis Toneguzzo was recruited to head the Department of Corporate Sponsored Research and Licensing. Corporate Sponsored Research and Licensing, and this department is, इसके लिए जो acronym use हो रहा है वो है CSRL, Corporate Sponsored Research and Licensing at MGH. Following 12 years in this industry, Toneguzzo had worked in Harvard Technology Transfer Office before founding a similar department at Tufts University. Our office at MGH would serve as a primary interface between the hospital and the private sector. In addition to its technology transfer efforts, CSRL was responsible for negotiating and executing agreements to access materials, funding, and resources at MGH. CSRL responsibilities were broad. CSRL tailored each agreement for funding and materials as well as licensing agreements to the specific needs of the MGH researchers and the company involved, but ensured all adhere to MGH policies. Agreements could not be infringed on the academic freedom of researchers. Case managers were responsible for guarding against potential liabilities to MGH and ensuring that the hospital's IP and tangible assets were protected.
CSRL also reviewed all consulting agreements by MGH staff. More generally, CSRL served as an in-house resource on all facets of relations with industry and helped educate investigators and researchers on technology transfer issues. Tony Guzzo and associate directors were also involved in complex litigation issues. अब देखिए जितनी भी इंडस्ट्री के साथ जो रिलेशनशिप्स थी उनको ओवरलुक करने के लिए, जो उनको लुक आफ्टर करने के लिए ये CSRL डिपार्टमेंट जो है एस्टेब्लिश किया गया. As government funding for life sciences grew at an unprecedented rate in the 1980s and 1990s, pressure on Tony Guzzo office intensified. At MGH alone, NIH research expenditures increased fourfold in the decade to 2003 to more than $200 million. Over the same period, research conducted by academic scientists was seen to be increasingly relevant to the emerging biotech sector as well as to pharmaceutical companies. More recently, the need for increased interactions with academic scientists had prompted major pharmaceutical companies such as Novartis and Merck to relocate substantial segments of their research operations to the Boston area. At US academic institutions, the passage of landmark Bayh-Dole Act in 1980 also accelerated the filing of invention disclosures, which grew from 6,370 in financial year 1991 to 15,573 in financial year 2002. देखिए हमें मज़ीद क्या पता लग रहा है, हमें मज़ीद ये पता लग रहा है कि जो रिसर्च एनवायरनमेंट है वो भी अगेन जो है वो बहुत टफ होती जा रही है, रिसर्च फंडिंग भी इंक्रीज हो रही है. अब इन पर्टिकुलर जो बॉस्टन के उस एरिया में बहुत सारी फार्मास्यूटिकल्स, क्योंकि वहाँ पे एकेडमिक टैलेंट अवेलेबल है जिनकी रिसर्च जो है वो बायोटेक और फार्मास्यूटिकल कंपनीज के काम आ सकती थी, तो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज जो थी उन्होंने अपने वहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स डेवलप करना शुरू कर दिए. ठीक है. द प्रोसेस ऑफ bringing an MGH discovery to market transfers several well-defined steps. First, inventions with commercial potential were identified through invention disclosure forms that investigators submitted to CSRL. A case manager assigned to each new disclosure would then work with each investigator to assess the discovery commercial potential. Case managers oversaw the decision-making process leading to patent applications, which were filed by patent attorneys hired by CSRL. When promising technologies were identified and patents filed, Tony Guzzo and her staff worked in cooperation with researchers to develop a commercialization strategy for the invention. Case managers might conduct market research to identify potential industrial licenses. In other instances, investigators had already identified potential licenses. Exclusive licenses might be granted where technology development was unlikely to proceed without one, as with therapeutics, for instance. As the 1990s drew to close, MGH commercialization activities began to bear fruit. Royalties from Enbrel, a therapeutic protein for the treatment of rheumatoid arthritis and other related diseases, began to contribute to MGH income stream in 1999. Marketed by Amgen, Enbrel was one of the hospital's first major therapeutic products and was based in part on key technology developed by Seed through Hoist funding. Other key revenue-generating technologies included cross-linked polythene for artificial joints and inhaled nitric oxide. These three inventions, all a decade or more in the making, accounted for more than 75% of 46 million MGH earned as a license income in 2003. देखिए हमें वो बता रहे हैं कि जो एक्सटर्नल फंडिंग की मदद से, अब ये देखिए यहाँ पे कल्चर चेंज हो रहा है. अब जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने जो उनको हेल्प आउट की थी लेबोरेटरी सेट आउट करने के लिए, ठीक है, जो फंडिंग प्रोवाइड की थी लेबोरेटरी सेट आउट करने के लिए, इस फंडिंग की मदद से हमें बताया जा रहा है कि अब बड़ी कामयाबी से जो है वो जो ड्रग्स मार्केट की गई थी वो बड़ी कामयाबी से अब इनकम जनरेट कर रही हैं. और रॉयल्टीज में कहते हैं जी कि 46 मिलियन
US डॉलर्स जो थे वो जनरेट हो रहे थे रॉयल्टीज़ में. उनमें 75% शेयर जो था वो एनब्रोल का था जो कि हॉइस्ट के प्रोग्राम में इन्वेंट हुई, और देयर वाज अनदर जो रेवेन्यू जनरेटिंग टेक्नोलॉजीज जो थी लाइक क्रॉस लिंक पॉलीथिलीन फॉर आर्टिफिशियल जॉइंट्स एंड इनहेल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड. ये जो इन्वेंशंस थी ये जो है ये 75% शेयर था उनका, 46 मिलियन US डॉलर्स जो कि जनरेट हो रहे थे. ठीक है, वो कहते हैं इंडीड ओवर द पास्ट 2 years द टॉप 10 inventions accounted for more than 97% of all license income. अब हमें बताते हैं कि देखिए टॉप 10 इन्वेंशंस जो हैं दे कंट्रीब्यूटेड फॉर ओवर जो है वो 95% ऑफ द इनकम जो है वो जनरेट कर रहे थे. ठीक है, तो देखिए कि आज की जो हमारी केस स्टडी है वो बेसिकली हमें क्या बता रही है कि देखिए कि एक MGH जो है मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल जो है उसके बारे में ये केस स्टडी है. और ये केस स्टडी जो है ये शुरू के इसका मकसद क्या है, ये हमें बताना चाहती है कि देखिए कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके ऑब्जेक्टिव्स चेंज होते हैं, उसके गोल्स चेंज होते हैं, तो दे हैव टू अकॉर्डिंगली एडजस्ट देयर सिस्टम्स एंड डिज़ाइन प्रोसेसेस. उनके ऑर्गेनाइजेशन जो स्ट्रक्चर है उसको भी उनको चेंज करना पड़ता है. अब देखो कहते हैं जी कि मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल जो है वो 1811 में न्यू इंग्लैंड में बॉस्टन के एरिया में इस्टेब्लिश किया गया था, और दुनिया के बेहतरीन हॉस्पिटल्स में से एक बेहतरीन है और एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है. कहते हैं जी इसका एम क्या था, टू सर्व ह्यूमैनिटी. ठीक है, टू प्रोवाइड द हाईएस्ट क्वालिटी केयर टू इंडिविजुअल्स एंड टू द लोकल एंड डिस्टेंट कम्युनिटीज दे सर्व, टू एडवांस केयर थ्रू एक्सीलेंस इन बायोमेडिकल रिसर्च एंड टू एजुकेट फ्यूचर एकेडमिक एंड प्रैक्टिस लीडर्स ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स. ठीक है, देखिए वो कहता है जी कि हॉस्पिटल का बेसिक मकसद क्या था कि जी के बायोमेडिकल रिसर्च में एक्सीलेंस क्रिएट की जाए, फ्यूचर एकेडमिक और प्रैक्टिस लीडर्स डेवलप किए जाएं. ठीक है, देखिए वो कहता है जी कि ये तो उसके बेसिक एम्स थे. लेकिन बाय 1970s जो हैं जो एनवायरनमेंट थी वो बड़ी चेंज हो रही थी. अब गवर्नमेंट फंडिंग जो थी वो बेसिक मेडिकल साइंसेस के लिए कम हो रही थी, लेकिन एट द सेम टाइम जो प्राइवेट फंडिंग थी वो इंक्रीज हो रही थी. और प्राइवेट लाइक फार्मास्यूटिकल कंपनीज जॉनसन्स एंड जॉनसन्स, हॉयस्ट, ठीक है, हॉयस्ट एवेंटिस, ठीक है, इस तरह की जो प्राइवेट कंपनीज थी वो अब जो थी वो एक बड़ी तादाद में यूनिवर्सिटीज़ को या इस किस्म के जो हॉस्पिटल्स थे उनकी जहाँ पे रिसर्च सेंटर्स जो थे वो अवेलेबल थे उनको फंडिंग प्रोवाइड कर रही थी. ठीक है, अब वो हमें कहते हैं जी कि अब ये एक नया एवेन्यू जनरेट हो रहा था फंडिंग के लिए कि इन कंपनी से आप फंडिंग लेके तो आप बेसिक साइंटिफिक रिसर्च पे काम जारी रख सकते हैं. लेकिन यहाँ पे एक मसला था और टेंशन थी. वो टेंशन क्या थी कि जो इनका ऑब्जेक्टिव था, जब मिशन था, वो था ह्यूमैनिटी की सर्विस, मैनकाइंड की सर्विस. ठीक है, लेकिन जो प्राइवेट फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उनका मकसद क्या है, प्रॉफिट मेकिंग. ठीक है, उनका मकसद क्या है कि कोई नई ड्रग इन्वेंट हो, कोई नई टेक्नोलॉजी इन्वेंट हो तो उसकी मदद से ज़्यादा प्रॉफिट बनाया जाए. ठीक है, अब देखिए वो कहते हैं जी कि ये जो प्रॉफिट मेकिंग का जो सिलसिला था और जो हॉस्पिटल का मेन मिशन स्टेटमेंट था, इसकी वजह से अब टेंशन्स क्रिएट हो रही थी. तो उन्होंने जो पहला मुआहदा किया था जो कि जॉनसन्स एंड जॉनसन्स के तहत था, उसके बाद जब उन्होंने हॉयस से मुआहदा किया तो इन सारी चीज़ों को उन्होंने मद्देनज़र रखा. ठीक है, अब देखिए क्योंकि बेसिकली इनका मकसद क्या था, बेसिकली इनका मकसद था कि दे नीडेड टू एम्फसाइज पेशेंट केयर, और इसलिए कहता है कि बहुत सारी जो इन्वेंशंस जो आज ह्यूमैनिटी के काम आ रही हैं लाइक एनास्थीसिया, एक्सरेज और सोशल सर्विस डिपार्टमेंट इन हॉस्पिटल्स, ये क्रेडिट किया जा सकता है MGH के. MGH जो था वॉज पॉइनियर्स इन दिस फील्ड, जब उसने ये सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस की थी. एंड देन अगेन इनकी जो फैकल्टी थी जो हॉस्पिटल में जो सीनियर डॉक्टर्स जो थे दे यूज्ड टू वर्क एज फैकल्टी मेंबर्स एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल टू, और मेडिकल साइंस में भी इनकी बहुत खिदमात थी. ठीक है, और वो कहते जी कि जो रिसर्च था वो भी इनका मेन एम्फेसिस था. लेकिन अब टेंशन क्या थी, या प्रॉब्लम क्या थी,
پرابلم یہ تھی کہ جیسے جیسے گورنمنٹ کی طرف سے فنڈنگ کم ہو رہی تھی ویسے ویسے پرائیویٹ سیکٹر سے اگر فنڈنگ ارینج کی جاتی، اس کا مقصد یہ تھا کہ اب وہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ کمرشلائز کی جائے گی، اور جو پرائیویٹ کمپنیز ہیں فارماسیوٹیکل یا بایو ٹیکنالوجی کمپنیز، ان کا مقصد کیا ہے؟ پروفٹ میکنگ. تو یہ ان کے مشن اور جو ایکٹیویٹیز تھیں ان میں ایک کلیش پیدا ہوتا تھا، جب کانفلکٹ پیدا ہوتا تھا اگر یہ اس اسٹریٹجی سے فنڈنگ جنریٹ کرتے. لیکن مقصد یہ تھا، لیکن پرابلم یہ تھی کہ اگر اس رستے پہ نہ چلا جاتا تو بہت سارے ریسرچ گروپس کو ختم کرنا پڑتا اور نئی لیبارٹریز اسٹیبلش کرنے میں پرابلمس تھیں. جب بہت سارے ہرڈلز کریٹ ہوتے تھے، نئی لیبارٹریز جو تھیں وہ اسٹیبلش نہیں کی جا سکتی تھیں. ٹھیک ہے، تو دس واز اے ٹینشن. تو اب دیکھیے وہ کہتے ہیں جی کہ آہستہ آہستہ ود ٹائم جو ہے وہ انڈسٹری کے ساتھ جو ہے وہ جو ریلیشن شپ تھی وہ اسٹرانگ ہوتی جا رہی تھی. انڈسٹری سے بہت ساری فنڈنگ کریٹ ہو رہی تھی. ٹھیک ہے، اور ان ساری چیزوں کو کیٹر کرنے کے لیے انہوں نے ایک کارپوریٹ لیول پہ ایک جو ہے ایک ڈپارٹمنٹ بنایا، اور وہ ڈپارٹمنٹ جو تھا اس کو انہوں نے کہا جی کارپوریٹ اسپانسر ریسرچ اینڈ لائسنسنگ اس کو اوور لک کرے گا، اور ڈپارٹمنٹ کا نام تھا CSRL، کارپوریٹ اسپانسر ریسرچ لائسنسنگ ڈپارٹمنٹ. اور اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ اس سارے پروسیس کو اوور لک کرے اور اس میں سیف گارڈ کرے ہاسپٹل کا انٹرسٹ اور ریسرچرز کے جو انٹرسٹ ہیں ان کو سیف گارڈ کرے. ان پرٹیکولر MGH ریسرچرز اینڈ دی کمپنی انوالوڈ جو ہیں انشور کرے کہ MGH کی پالیسیز کو فالو کیا جائے گا. ایگریمنٹس could not infringe on academic freedom of researchers. اور کیس مینیجرز جو تھے they were responsible for guarding against potential liabilities to MGH and ensuring that hospitals' IP and tangible assets were protected. CSRL also reviewed all consulting agreements by MGH staff. More generally, CSRL served as an in-house resource on all pieces of relations with industry and helped educate investigators and researchers on technology transfer issues. اب یہ ڈپارٹمنٹ جو ہے جو بھی انڈسٹری اور اکیڈیمک ریلیشن شپس تھیں ان کو اوور لک کرنے کے لیے بنایا گیا تھا تاکہ جو ہیں پوٹینشیل لیٹیگیشنز ان سے بچا جا سکے اور میساچوسٹس کی پالیسیز کو بھی پروٹیکٹ کیا جا سکے، ریسرچرز کے جو پروگیٹیوز ہیں ان کو بھی پروٹیکٹ کیا جا سکے. ٹھیک ہے، ایٹ دی سیم ٹائم وہ کہتے ہیں جی کہ اگر ہم ایسا جنرلی دیکھیں تو گورنمنٹ کی جو فنڈنگ ہے وہ بھی بڑی حد تک اب بہت زیادہ ہو چکی تھی. لائک 2003 میں جو NIH ہے اس نے اس ہاسپٹل کو مور دین $200 ملین پرووائڈ کیے تھے. ٹھیک ہے، تو دس واز اے ویری ٹرکی سچویشن جہاں پہ ایٹ دا سیم ٹائم دے نیڈیڈ دی گورنمنٹ فنڈنگ بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دے آلسو وانٹیڈ ٹو ہیو فنڈس فرام دی پرائیویٹ کمپنیز فار دی بیسک سائنٹیفک ریسرچ. ٹھیک ہے، اب دیکھیے لیکن وہ کہتے ہیں جی کہ اس ڈپارٹمنٹ نے جو ہے ایک پورا پروسیجر ڈیزائن کیا، اور وہ پروسیجر کیا تھا؟ دی پروسیس آف برنگنگ این MGH ڈسکوری ٹو مارکیٹ ٹرانسورسڈ سیورل ویل ڈیفائنڈ اسٹیپس. ٹھیک ہے، فرسٹ انوینشنز with commercial potential were identified through invention disclosure forms that investigators submitted to CSRL. اور پھر اس کے بعد ایک کیس مینیجر جو ہے وہ اسائن کیا جاتا تھا ہر کمرشل پوٹینشیل کے لیے، اور کیس مینیجرز جو تھے they used to oversaw the decision making process leading to patent applications which were filed by patent attorneys hired by CSRL. Once promising technologies were identified and patents filed, Tony Gizzo and her staff worked in cooperation with researchers to develop a commercialization strategy for invention. ٹھیک ہے، آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جی کہ ڈیئر اسٹوڈنٹس آج کے جو ہمارا لیکچر تھا اس کا مقصد کیا تھا کہ ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ کبھی کبھار آرگنائزیشنس کو جو ہیں وہ اپنی جو انوائرمنٹل چینجز ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ اپنے کلچر کو بھی چینج کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. اور کلچر کو چینج کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. کلچر کو چینج کرنا آسان کیوں نہیں؟ کلچر کو چینج کرنا آسان اس لیے نہیں کہ کلچر جو ہے وہ آرگنائزیشن کی روٹینز میں، سسٹمز میں، ایکٹیویٹیز میں ایمبیڈڈ ہوتا ہے، اور پرٹیکولرلی جو فاؤنڈنگ ممبرز نے جو کلچر اسٹیبلش کیا ہوتا ہے وہ ویل انٹرینچڈ ہوتا ہے آرگنائزیشن کے سسٹمز میں، اور اس کو جب آپ چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو لوگ جو ہیں وہ ریزسٹنس آفر کرتے. لیکن
कभी कभार जब बहुत सारे केसेस में जब एनवायरनमेंट टोटली चेंज हो चुकी होती है, या एनवायरनमेंट जो है वो टोटली जो है वो उसमें नए डायरेक्शन सेटअप हो चुकी होती है और ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो एक क्राइसिस की सिचुएशन में आ जाती हैं, तो फिर ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो अपने कल्चर को चेंज करने के बारे में सोचती हैं, और यही हम इस केस स्टडी में देख रहे हैं, ठीक है। और यही सब कुछ जो है हम इस केस स्टडी का पार्ट है, ठीक है। और हमने यहाँ पे इन पर्टिकुलर देखा है कि MGH जो है, जो कि एक बहुत दुनिया के बेहतरीन हॉस्पिटल्स में से वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल्स इन द वर्ल्ड है, तो वो उसमें 200 साल तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, या 150-200 साल तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि गवर्नमेंट फंडिंग जो थी वो अनफ थी, और उन्होंने एक अपना जो रिसर्च कल्चर था, पेशेंट केयर का कल्चर था, उसको मेंटेन किए रखा, ठीक है। लेकिन अब विद टाइम दे नीडेड प्राइवेट इक्विटी, जहाँ जो प्राइवेट फार्मास्यूटिकल और बायोटेक्नोलॉजी फर्म्स जो थी, अब उनकी फंडिंग की हेल्प की ज़रूरत थी। लेकिन ये प्राइवेट कंपनीज तभी फंडिंग प्रोवाइड करने को तैयार होती हैं जब उनको अपना उसमें कोई कमर्शियल फ़ायदा नज़र आए। अब इस कमर्शियल फ़ायदे को जो है MGH वाले जो हैं, जो MGH एज अ कंपनी जो है इस कमर्शियल बेनिफिट तो हासिल करना चाहती थी, ठीक है, कमर्शियल बेनिफिट से तो फ़ायदा उठाना चाहती थी, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि ये कमर्शलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी का जो एस्पेक्ट से वो उनके जो स्टेटेड मिशंस एंड गोल्स थे, और वो स्टेटेड मिशंस क्या थे, टू सर्व बेसिकली टू सर्व द वाइडर कम्युनिटी, ठीक है, और टू प्रोवाइड एक्सीलेंट पेशेंट केयर, ठीक है, और टू सर्व एंड टू प्रोग्रेस द फील्ड इन बेसिक मेडिकल साइंसेस, ठीक है, कि जो ह्यूमैनिटी की सर्विस है वो उनका बेसिक एम था। तो अगर ये कमर्शलाइजेशन पे जोर दिया जाए तो बहुत सारे वहाँ पे जो रिसर्चर्स थे, जब बहुत सारे वहाँ पे जो साइंटिस्ट थे, वो ये समझते थे कि इसकी वजह से देयर वाज अ डायरेक्ट क्लैश बिटवीन द मिशन स्टेटमेंट ऑफ MGH एंड द एक्टिविटीज विच इट वाज नाउ फॉलोइंग, ठीक है। अब देखिए, इसीलिए उन्होंने एक कॉर्पोरेट सोशल जो CSRL का डिपार्टमेंट था, जो कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप ऑफ रिसर्च एंड लाइसेंसिंग जो था, ये डिपार्टमेंट कायम किया ताकि ये डिपार्टमेंट इस प्रोसेस को रीडिफाइन कर सके कि किस तरह एक टेक्नोलॉजी को जो है कमर्शलाइज करना है, ठीक है, किस बेसिस पे एक टेक्नोलॉजी को कमर्शलाइज करना है, वो स्टेप्स क्या होंगे, इनको प्री डिफाइन किया जा सके, ठीक है। एंड देन अगेन जो है वो ये भी इंश्योर करे कि जो इस रिलेशनशिप है इंडस्ट्री और MGH में, इसमें MGH की पॉलिसीज को प्रायोरिटी हो, ठीक है, और लिटिगेशन, पोटेंशियल लिटिगेशन से बचा जा सके, ठीक है। तो वो इस सारे रिलेशनशिप को लुक आफ्टर करने के लिए उन्होंने एक नया डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया। तो हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी केस स्टडी के साथ कंटिन्यू करेंगे, और हम देखेंगे कि ये डिपार्टमेंट जो है इस चीज़ को फैसिलिटेट करने में कैसे उसने MGH को हेल्प आउट किया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको मज़ीद फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी केस स्टडी के साथ कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।